बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधे के भाग एवं उनके कार्य। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। उनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे। उनके तने, शाखाएं और पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ पौधों के तने मजबूत और कठोर होते हैं, कुछ के कोमल व नरम। अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उनके तने की मजबूती और कोमलता के आधार पर छांटें और तालिका में भरें। यहाँ नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें कोमल तने वाले पौधे और मजबूत तने वाले पौधों के नाम आपको लिखने हैं। अब कोमल तने वाले पौधों के नाम में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सरसों का पौधा है और गेहूं, धान, इनसे ये सब पौधे जो हैं ये सब नरम तने वाले हैं। मजबूत तने वाले में आप कर सकते हो आम का पौधा, अमरूद का पौधा, शीशम, साल, ये सब जो बड़े पेड़ होते हैं उनके तने जो है मजबूत तने वाले होते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, भूमि के ऊपर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं और भूमि के अंदर कौन सा भाग पाया जाता है। तो यहाँ पर ये एक पौधा दिया गया है, इसमें भूमि, यहाँ से ये जो जमीन है और जमीन के नीचे यानी कि भूमि के नीचे जो है आपका ये जड़ दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ दूसरे प्रश्न का ये उत्तर हो गया भूमि के अंदर कौन सा भाग पाया जाता है। तो अंदर जो है केवल जड़ पाया जाता है, पौधे का केवल जड़ भाग भूमि के अंदर पाया जाता है। और भूमि के ऊपर क्या रहता है, यह है तना, पत्ती, फल, फूल, ये सभी भाग जो हैं ये जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। चलिए, पौधे का अधिकांश भाग मिट्टी के बाहर पाया जाता है, जैसे तना, पत्ती, फूल व फल। कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसे जड़ कहते हैं। अधिकतर पौधों में ये सभी भाग दिखाई देते हैं। ये सब पौधों के अंग हैं। हमारे शरीर के अंगों की तरह पौधे का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। अब हम लोग देखेंगे पौधे के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य। पहला है जड़ यानी कि रूट। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। जड़ पौधे की नींव होती है। यदि हम किसी पौधे को भूमि से यानी मिट्टी से बाहर निकालें तो हमें ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ मिट्टी के नीचे रहती है, पौधे को मजबूती से जमाए रखती है। मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करती है। ये जड़ के मुख्य कार्य हैं। यहाँ पे एक चित्र के द्वारा ऊपर की सारी बातों को समझाया भी गया है कि जड़ के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला काम है जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है, ये तो क्लास में बताया ही गया था। अगला है जड़ जो है पौधे को भूमि में जमाए रखती है। तो जड़ के ये दो प्रमुख कार्य होते हैं, मिट्टी में पौधे को जमाए रखना और मिट्टी से जल तथा अन्य पोषक तत्व, खनिज, लवण वगैरह ये सब मिट्टी से प्राप्त करना। चलिए, अब आगे एक क्रियाकलाप हम लोगों को करना है, गतिविधि है, बता रहे हैं, आइए करें। 1-2 अनुपयोगी पौधों को जड़ सहित निकाल कर लाएं। एक पौधे को जड़ सहित एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दें। दूसरे पौधे को जड़ों से काटकर उसे दूसरे गमले में लगाएं। दोनों गमलों में नियमित रूप से पानी डालें। कुछ दिनों बाद देखें और बताएं, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दूसरे गमले यानी कि जिस पौधे की जड़ काट दी गई थी का पौधा सूख गया, क्यों? सोचें और चर्चा करें। अब इसमें हुआ ये होगा कि जब जड़ कट जाती है पौधे की तो बिना जड़ के पौधा जो है वो मिट्टी से खनिज, लवण और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं यानी भोजन जो पौधे का मिलता है मिट्टी से, वो ले नहीं पाता होगा, क्योंकि जड़ से ही ये सब काम होता था। अब उसकी हमने जड़ ही काट दी थी।
तो तना केवल पानी किसी तरह से खींच कर ऊपर लेकर आया, लेकिन केवल पानी से पौधे का पेट तो भरने वाला है नहीं, तो वो सूख गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधों में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का कार्य भी करती है। जैसे गाजर, शलजम, मूली आदि पौधों में खाया जाने वाला भाग इनकी जड़ होती है। इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों में एकत्र हो जाता है। भोजन एकत्र हो जाने के कारण ये जड़ें फूलकर मोटी और विशेष आकार वाली हो जाती हैं। अब आपको ये ध्यान देना होगा, याद रखना होगा कि गाजर, शलजम, मूली ये सभी जो हैं ये पौधों में खाया जाने वाला भाग, इन सब में जो खाया जाने वाला भाग है वो असल में जड़ होती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पौधे अपना भोजन एकत्रित कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आपने अपने आसपास बरगद के पेड़ देखे होंगे, उसमें आपको बहुत सारी लटकनें दिखाई दी होंगी। जानते हैं ये लटकनें बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। ये जड़ें पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं और नीचे की ओर बढ़ती हैं। जड़ें पेड़ के आकार को सहारा देती हैं, बड़े आकार को सहारा देती हैं। अब यहाँ एक बरगद का पेड़ दिखाया गया है, इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं बड़ी रहती हैं। ये बड़ी होकर जाके जमीन पे लग जाती हैं और जैसे ये पेड़ है पूरे पेड़ को ये पेड़ का ये जो लंबा सा तना है इसने पूरे पेड़ को सहारा दे रखा है। ऐसे ही ये जड़ें भी धीरे धीरे अन्य शाखाओं को सहारा देती हैं। इस तरह से बरगद का पेड़ बहुत विशाल हो जाता है। मनी प्लांट के पौधे का तना कोमल व लचीला होता है। इसको सहारा देने के लिए तने से अनेक स्थानों पर जड़ें निकलती हैं जो इसे ऊपर चढ़ने में सहारा देती हैं। चलिए, मनी प्लांट आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें भी इसी तरह का है। तना यानी कि स्टेम, तना जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का मुख्य भाग है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे तने का भी कार्य दिया गया है चित्र के माध्यम से। यह है तने के कार्य। पहला है तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ये आप देख ही सकते हैं। पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। जो पौधे में अलग अलग डालें हैं, शाखाएं हैं, उनको भी सहारा प्रदान करने वाला काम कौन करता है? ये मोटा वाला तना। आगे है जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये तो सीधी सीधी स्पष्ट बात है। जड़ से जो भी भोजन होता है इसी नली के द्वारा, इसी तने के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है पेड़ के। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी तना ही करता है। अब कह रहे हैं आइए करें। फिर से एक गतिविधि है, एक क्रियाकलाप है, करके देखते हैं। कांच के गिलास में रंगीन जल लेकर उसमें गुल मेहंदी अथवा टमाटर के पौधे का तना चित्रानुसार रखें। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें रंगीन जल भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा पौधा हल्का सा काट कर डाल दिया गया है। ठीक है। कुछ समय पश्चात आप क्या परिवर्तन देखते हैं? कांच के गिलास में पानी की मात्रा कुछ कम हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे पानी ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब है ये इस पौधे ने, इस तने ने खींच कर पानी को ऊपर तक पत्तियों में पहुंचा दिया है। तो जितना पानी उसने खींचा वो उतना कम हो गया है। ठीक है। पौधे की पत्तियों, कांच के गिलास में पानी की मात्रा कुछ कम हो गई है। पौधे की पत्तियों के मध्य हल्की हल्की रंगीन रेखाएं दिखाई देने लगी हैं। इसीलिए रंगीन जल लिया गया था, ताकि जल गया कहाँ ये आपको पता चल जाए। रंगीन जल था तो रंग जो है पत्तियों पे चढ़ गया, इसका मतलब वही जल इसने खींचा था। आगे देखें। यहाँ दे रहे हैं कि अब शिक्षक की सहायता से ब्लेड द्वारा पत्ती के तने को बीच से काटें और हैंड लेंस यानी कि आवर्धक लेंस से तने के कटे हुए हिस्से को देखें। कुछ रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे इस तने को
पत्ती से काट दिया गया है, तो आवर्धक लेंस इसे कहते हैं, जो हाथ से पकड़ा जाता है। ठीक है, इस लेंस से छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो डाली काटी गई, जो तना काटा गया है, उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन छेदों में लाल रंग के जो रंगीन धब्बा था वो इसी में दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। यही नलिकाएं रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तने में दिखाई देती हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। इन नलिकाओं की सहायता से तना जल और पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये नलिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। चलिए, अब यहाँ दिया गया है, इसे भी जाने। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि। अब यहाँ पे आपको आलू, अदरक और हल्दी जो मिल रहे हैं, ये पता चलता है कि ये तने हैं। इसी में भोजन जो है पौधों का संचित हो जाता है। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। यहाँ आलू, अदरक, हल्दी है, और ऊपर आपने देखा था, ये देखिए, गाजर, शलजम, मूली। ये असल में जड़ें रहती हैं। गाजर, शलजम, मूली, इन सब की जड़ों को खाया जाता है। और आलू, अदरक, हल्दी, ये सब तने हैं। ठीक है, आलू, अदरक, हल्दी, ये सब तने हैं। आगे चलते हैं। पत्ती यानी कि लीफ। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधे के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। पौधे की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। अधिकांश पौधों में पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक यानी कि लेमिना कहलाता है। आप ये पत्ती देख रहे हैं ना, पत्ती का ये एक इसको पर्णफलक कहा जाता है। तो एक पत्ती में 2 पर्णफलक होते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये एक पत्ती है, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया। ठीक है, तो पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक यानी लेमिना कहलाता है। इसकी 2 सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। पर्ण माने पत्ती, रंध्र माने छेद होता है। तो पर्णरंध्र मतलब पत्तियों में पाए जाने वाला जो छिद्र होता है उसे पर्णरंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को स्टोमेटा भी कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। अब यहाँ चित्र के द्वारा पत्ती के कार्य को समझाया गया आपको। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन क्रिया। पत्ती के 3 कार्य यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण है पहला, दूसरा वाष्पोत्सर्जन है, तीसरा है श्वसन क्रिया। चलिए, ये पत्ती के एक छोटे से छेद को बहुत बड़ा करके दिखाया गया आपको। उसमें इसी तरह के छेद पाए जाते हैं, जिनसे तमाम तरह की गैसों का इसी से वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये वाष्प यानी कि भाप का उत्सर्जन, भाप जो निकलता है, जो अतिरिक्त जल होता है पौधे में, वो भाप बन के उड़ता रहता है ना, तो इन्हीं छेदों की सहायता से वो उड़ता है। तो पत्तियों के कार्य में पहला है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इसीलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। पत्तियां
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल यानी कि वही हरी पत्तियों में पाए जाने वाला जो पदार्थ है जिसका नाम पर्णहरिम भी है या पर्णहरित भी कहा जाता है इसी को, और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये जो पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए, यह क्रिया केवल दिन में होती है। इस क्रिया में पौधे केवल दिन में ही ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, रात में नहीं। इसीलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पौधे भी श्वसन करने लगते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि रात में अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं इसका मतलब हमें शुद्ध रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समस्या होने लगेगी हमें। आपने या तो सुना होगा कि पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। यह कैसे होता है? हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पर्णरंध्रों की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अंदर लेती हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों से निकली ऑक्सीजन हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। तो क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था, आप इसको दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा कार्य पौधे का, जो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। चलिए, पत्तियों में पाए जाने वाले छेद को पर्णरंध्र कहा जाता है। आगे पीछे पढ़ चुके हो आप। चलिए, इन्हीं पर्णरंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। आगे देखें, यहाँ बता रहे हैं, आइए करें एक और गतिविधि है, क्रियाकलाप देखते हैं। पौधे की एक शाखा को पत्तियों सहित पॉलीथीन की थैली से अच्छी तरह से बांधें। ये देखिए यहाँ पे पौधे में पन्नी बांध दिया गया है, ठीक है, पॉलीथीन। फिर इसे धूप में कुछ समय के लिए रखें। लगभग 2 घंटे बाद पॉलीथीन की थैली में पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। यही पत्तियों से वाष्प निकलता है यानी भाप निकलता है और उसी पॉलीथीन में यानी पन्नी में जाके चिपक जाता है। तो वही बूंदें हैं जल की, वाष्पोत्सर्जन वाली। जल की ये बूंदें कहाँ से आई? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा निकली वाष्प पॉलीथीन से टकराकर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें हमें पॉलीथीन के अंदर दिखाई देती हैं। अब हम श्वसन के बारे में पढ़ लेते हैं। श्वसन यानी रेस्पायरेशन। हमारी तरह पौधे भी सांस लेते रहते हैं। सांस लेने की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात होती है। चलिए, अब ये पत्तियों का कार्य यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद में जो पौधे के अन्य भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, तो हम लोगों ने 3 पढ़ा ही। इसके अलावा भी जो कुछ अन्य भाग हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फूल, फल एवं बीज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। चलिए देखते हैं। फूल पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग होता है। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के रंग और सुगंध वाले फूलों को देखते हैं। आइए फूल के भागों को देखें। चलिए, पहले फूल के भाग को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक फूल बना भी हुआ है, देखते चलेंगे सब लोग। वाह्यदल, पहला है वाह्यदल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर, एक और है स्त्री केसर। आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहला है वाह्यदल यानी कि सेपल्स यानी फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को वाह्यदल कहते हैं।
ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र बना है फूल वाहेदल। ये देखिए ये हरी वाली पत्ती है, हरी जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती है ना हरे रंग की, वही है वाहेदल। तो लगभग हर फूल में होता है, आपने देखा होगा। ये है सेपल्स या बाह्य दल यानी बाहरी दल। दल को आप पंखुड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए अब दूसरा है दल यानी कि पेटल्स। फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। ये जो रंग बिरंगी ये वाली बड़ी वाली पत्ती है ना, ये जो पंखुड़ी है इसको केवल दल या पंखुड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। आगे है पुंकेसर यानी स्टामेन। फूल की पंखुड़ियों यानी दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये है, ये है, ये है, ये सभी पुंकेसर ही हैं, ठीक है ना। इसमें 6 पुंकेसर दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 और 3 इधर 6। एकदम बीच वाला भाग जो रहता है ये होता है स्त्री केसर। किसी भी पौधे में 1 या 2 स्त्री केसर हो सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम एक, मतलब ज्यादातर में एक ही स्त्री केसर होता है। आगे देखें, स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल। फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है। इस संरचना को स्त्री केसर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि फूलों से ही फल बनते हैं? आम की खेती करने वाला किसान खुश हो जाता है जब वह आम के पेड़ों पर ढेर सारी आम की बौरें देखता है। वही आम की बौरें यानी कि वही फूल है आम का। वह जानता है कि यही बौरें आम के फल में बदल जाएंगी। इस प्रकार फूल पौधे की वंश वृद्धि के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, वंश वृद्धि, वंश मतलब परिवार, वृद्धि माने बढ़ने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। फल बीज की रक्षा करते हैं। कुछ फलों में एक तथा कुछ में कई बीज पाए जाते हैं। अधिकांशतः पौधे बीज से ही उगते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के फलों को दिया गया है। यहाँ पे आम है, इसमें एक ही बीज होता है। मटर का एक फल दिया गया है, मटर की फली में कई सारे दाने होते हैं। ऐसे ही अन्य पौधों के बारे में आप, अन्य फलों के बारे में आप जानते हो। पौधों में अनुकूलन। क्या आप जानते हैं कमल का पौधा जल में कैसे रह पाता है? नागफनी के पौधों में कांटे क्यों पाए जाते हैं? अनुकूलन का मतलब होता है पौधे अपने शरीर को कहाँ पे ढाल लेते हैं, किस जगह पे पौधे अपने शरीर को मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कमल का पौधा जल में कैसे रह पाता? नागफनी के पौधों में कांटे क्यों पाए जाते हैं? वह स्थान विशेष जिसमें कोई पौधा उगता या वृद्धि करता है उसका वास स्थान यानी निवास कहलाता है। अलग अलग स्थानों में उगने वाले पौधों की रचना भी एक दूसरे से भिन्न होती है। अपने वास स्थान के अनुसार पौधे अपने विभिन्न भागों, जड़, तना व पत्ती की संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। चलिए, आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जैसे आम, बरगद, सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि को देखा होगा। इन्हें स्थलीय पेड़ पौधे कहते हैं। इन पेड़ पौधों के भागों की सामान्य रचना एवं कार्य हम जान चुके हैं। भिन्न भिन्न परिवेश में जैसे मरुस्थलीय, जलीय व पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की कुछ विशिष्ट संरचना होती है। ये विशिष्ट संरचनाएं उन्हें उस विशेष परिवेश में रहने के अनुकूल बनाती हैं। आगे देखते हैं। आओ जाने ऐसे पौधों की विशेषताएं। जलीय पौधे। चित्र में बने कमल, कुमुदनी व जलकुंभी के पौधे जलीय पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं। ये पानी में ही उगते हैं, कहीं और नहीं पाए जा सकते। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं।
इनकी सतह मोम की तरह चिकनी होती है, जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं है। आपने अरुई के पत्तों पे भी पानी कभी फेंका होगा तो देखते होंगे वो भीगता नहीं है पत्ता। ये जलीय पौधे इसी तरह के होते हैं, इसीलिए पत्तियां इसकी सड़ती नहीं है। ठीक है। अगला है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय स्थानों में मरुस्थली मतलब रेगिस्तानी, जहाँ पे बालू बालू हो, तो मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर की पत्तियां कंटीली होती हैं। कंटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। इनका तना हरा, चपटा व गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधा जीवित रह पाता है। चलिए, तो मरुस्थलीय वाले पौधों को देखते हैं। ये असल में पत्तियां ही है इसकी जो कांटों में बदल जाती हैं, आपने पढ़ा ही। अगला है पर्वतीय पौधे। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं, जैसे चीड़, देवदार। इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती और पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं। एक शब्द आया वृक्षों की आकृति। यहाँ के वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। ये पर्वतीय पौधे हैं, शंकु के आकार। शंकु आपने देखा होगा, एक जो टोपी आती है ना बर्थडे वाली, इस तरह से। हाँ, तो इसी को शंकु कहते हैं। इस आकृति को शंकु कहा जाता है। आप देख रहे हैं इस पेड़ की आकृति है भी ऐसे ही गोल सी, है ना। ये क्रिसमस का पौधा भी इसी तरह से होता है, देवदार, चीड़, है ना। चलिए, इस तरह से आपका ये पाठ खत्म हुआ। इसका अभ्यास आप देख सकते हैं अगली वीडियो में।